हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है पढ़ना ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th के चैप्टर 3rd की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा या शक्ति संसाधन। ये टॉपिक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज के विषय में। खनिज क्या है? देखिए, प्रकृति से प्राप्त होने वाला वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वो खनिज कहलाता है ना। किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह में संकेंद्रित होता है खनिज। पहचान कैसे की जाती है इसकी? रंग द्वारा, घनत्व द्वारा, कठोरता द्वारा, रासायनिक गुणों द्वारा, है ना। इस तरीके से इसकी पहचान की जाती है। घुलनशीलता होती है इसकी। रासायनिक संपत्ति क्या है? घुलनशीलता है। अब हम बात करेंगे खनिज के वर्गीकरण की। 2 भागों में बांटा गया है खनिज। कौन से? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज क्या है? ये धातु जो है कच्चे रूप में होती है, कठोर पदार्थ होता है जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है ना। विशेषता क्या है? चमक है इसमें बहुत ज़्यादा। खनिज लौह और अलौह 2 हो सकते हैं। लौह अयस्क कैसे क्या होता है? जिसमें लोहा होता है, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट। अलौह लोहा नहीं होता है इसमें, जैसे चांदी, तांबा, सीसा। अब अधात्विक खनिज की बात करें। अधात्विक खनिज क्या है? देखिए, खनिजों में धातु नहीं होती, इसमें चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आता है। फिर खनिज ईंधन आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना। इसके सिवा खनिज के निष्कर्षण की बात करें तो देखिए, एक खनन की प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, जैसे पृथ्वी से खनिजों को निकाल लिया जाता है। इसमें 2 वे होते हैं। एक तो होता है ओपन कास्ट, जिसमें कम गहराई वाले खनिज, जो कम गहराई पे खनिज होते हैं उन्हें ओपन कास्ट के जरिए निकालते हैं। डंठल के जरिए ज़्यादा बड़ी गहराई वाले क्षेत्रों को निकाला जाता है ना। इसके सिवा ड्रिलिंग किया जाता है, फिर उत्खनन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते, अब खनिजों के वितरण की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क बहुत फेमस है। इसके सिवा ओंटारियो कनाडा में कॉपर और निकल जमा है। दक्षिण अफ्रीका में आयरन, निकल, क्रोमाइट और प्लैटिनम। फ्रांस के काकेश क्षेत्र में चूना पत्थर जमा है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज जमा है। अल्जीरिया में फास्फेट तल है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे एशिया के विषय में। एशिया की बात करें तो यह दुनिया के टीन उत्पादक का आधा टीन एशिया में उत्पादन किया जाता है। चीन और भारत लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत अधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं ना। इसके सिवा चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में टीन के उत्पादन के लिए उत्पादक हैं, ये अग्रणी हैं टीन के उत्पादन में, है ना। इसके चीन में सीसा, इसके सिवा टंगस्टन के उत्पादन के लिए भी अग्रणी है चीन, है ना। विश्व के आधे से अधिक टीन यहीं पे उत्पादित किया जाता है। निक्षेप की बात करें तो मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा, है ना, ये एशिया में निक्षेपित हैं। अब हम बात करेंगे यूरोप के विषय में। यूरोप की बात करें तो देखिए, विश्व में लोहे का प्रमुख उत्पादक है यूरोप, है ना। लौह अयस्क की में अग्रिम उत्पादक है। निक्षेप वाले देश कौन कौन से हैं लौह अयस्क के? रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। पूर्वी यूरोप और यूरोपीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकल के निक्षेप पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के विषय में। उत्तरी अमेरिका के विषय में बात करें तो खनिजों के निक्षेप 3 क्षेत्र में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश में, यहाँ पे लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन होता है। अल्पेशियन प्रदेश की बात करेंगे, सेकंड क्षेत्र कौन सा है? अल्पेशियन प्रदेश, यहाँ पे कोयले का खनन होता है। थर्ड है पश्चिम के पर्वतीय श्रृंखला, यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं, है ना। ओके, नाउ हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के विषय में। देखिए, ब्राजील में विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। विश्व के उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। तांबे के अग्रिम कौन कौन से देश हैं? अग्रणी चिली और पेरू। टीन के उत्पादक कौन कौन से हैं? ब्राजील और बोलीविया। ठीक है, सोने, चांदी, जस्ता, क्रोमियन, फिर मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, इसके सिवा हीरा, इसके विशाल निक्षेप क्षेत्र हैं यहाँ पे, है ना। तेल के खनिज तेल कौन कौन सी जगह है जहाँ पे खनिज तेल पाए जाते हैं? वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, फिर चिली है, पेरू है ना। इसके सिवा कोलंबिया है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के विषय में। देखिए, सोना और प्लेटिनम और हीरे का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश अफ्रीका है। यहाँ पे खनिज संसाधनों का धनी देश है ना। ये खनिज संसाधनों का में धनी है। सोने के उत्पादक कहाँ कहाँ होते हैं? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं।
देखिए, बॉक्साइट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। कालगोरली और कुलगार्डी सोने के लिए जाना जाता है। सोना, हीरा, लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, टीन, निकल ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम अंटार्कटिका की बात करें तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। अब हम बात करेंगे भारत के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, भारत में पाए जाने वाले खनिज हैं लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, सोना, चूना पत्थर, नमक। अभ्रक जो है, भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक और निर्यातक देश है, ध्यान रखिएगा। और नमक में अग्रिम उत्पादक और निर्यातक देश भारत है, नमक का भी, है ना। लोहा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसको लिख लीजिए आप ध्यान से। अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, है ना। इसके सिवा मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर कहाँ का? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। सोना कर्नाटक के कोलार में, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए आप। नमक दुनिया के सबसे अग्रिम उत्पादक है और निर्यातक में से एक है। कहाँ पे? सांभर झील में, ठीक है। अब हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान में रखिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि धातुओं के पुनर्चक्रण के माध्यम से खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की बात करें तो खनिज तेल, ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत, ये जो है ये स्रोत हैं। लंबे समय के लिए आम उपयोग में लकड़ी और जीवाश्म ईंधन यूज़ होता है। लकड़ी पाक कला के लिए भी यूज़ होता है, ताप के लिए भी यूज़ होता है। गांव में 50% इसका यूज़ होता है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है जिनका यूज़ होता है ना। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ईंधन की सबसे पहले बात करेंगे। बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ ये ईजिली मिल भी जाता है ईंधन, है ना, इससे लाभ है ये इसका। हानि की बात करें तो संग्रहण में समय अधिक लगता है, प्रदूषण फैलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि करता है ना, ये निर्वाणीकरणीय है ना। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की बात कर लेते हैं। खनिज तेल के लाभ की बात करें तो परिवहनीय है, पेट्रो रासायनिक उद्योग का आधार है ये। हानि की बात करें तो तेल और गैस के रिसाव की वजह से O2 की अपक्षय होता है इससे, है ना। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता। प्राकृतिक गैस के लाभ की बात करें तो आसानी से परिवहनीय है ये। तेल व कोयले से स्वच्छ तेल और सस्ता होता है ना। तेल से सस्ता होता है और तेल और कोयले से स्वच्छ होता है। अब हम बात करेंगे कोयले की। घरेलू उपयोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये, लाभ है ये इसका। देखो क्या क्या यूज़ होता है इसका। बिजली, तापीय ऊर्जा के लिए, दफन धूप कहा जाता है इसे, है ना। इसे आग जो है, आग के लिए यूज़ होता है ना, इसलिए दफन धूप कहते हैं। चीन, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस में इसका यूज़ बहुत किया जाता है। भारत के झारखंड के रानीगंज, झरिया, धनबाद और बोकारो में इसके खान हैं, है ना। चीन यहाँ पे इसके खान है। और यहाँ पे लाभ की बात करें, बड़े पैमाने पर उपलब्ध है ये। बिजली के लिए कुशल रूपांतरण है। फिर प्रदूषण स्रोत है ये, ध्यान रखिएगा। कोयला अच्छा खासा प्रदूषण स्रोत है और परिवहन के लिए भारी है ना। ओके, अब हम पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मोटे काले तरल पदार्थ का होता है ये, है ना। चट्टानी परतों के बीच पाया जाता है, काला सोना कहते हैं इसको। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला, अमेरिका, इजराइल और रूस में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके सिवा देखिए, भारत के असम के दिग्बोई में, नाम लिख लीजिएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुंबई के बॉम्बे हाई और कृष्णा में, और गोदावरी नदी के डेल्टा में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
है ना। लाभ और हानि की बात कर ले तो परिवहन के लिए आसान है ये। पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए आधार है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना। तेल फैलने और गैस लीकेज की वजह से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है इनकी, इसका ये नुकसान है, इससे ये नुकसान होता है। फिर एसिड बारिश के कारण प्रदूषक होता है ये। नई ईंधन की खोज आसान नहीं होती है, ये इतने जल्दी नहीं बनता है। क्या होता है कि ये जीवाश्मों से ही बनता है ना, तो इसमें टाइम लगता है बनने में, हजारों साल का टाइम लग जाता है इसमें बनने में। प्राकृतिक गैस की बात हमने कर ही ली है, पेट्रोलियम के जमा के साथ मिलता है ये। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड यहाँ पे पाया जाता है। भारत के जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के ऑफ किनारे मिलता है, मुंबई में ऑफ किनारे में मिलता है। फिर सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल और पेट्रोलियम से कम प्रदूषक है ये प्राकृतिक गैस। अभी मैंने इसके बारे में बात की ही थी, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, इसके लाभ और हानि के बारे में, है ना। ओके, अब हम जल विद्युत की बात कर लेते। देखिए, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन में ये काफ़ी फेमस है। भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी, ये कुछ बांध हैं जहाँ पर, और इसके सिवा पराग्वे, नॉर्वे, फिर ब्राज़ील और चीन में भी जल विद्युत जो है उत्पादन किया जाता है ना। लाभ और हानि की इसकी बात करें तो देखिए, गैर प्रदूषणकारी होता है। नुकसान क्या है, स्थानीय समुदाय के विस्थापन का इसका जो है नुकसान है। सिंचाई और मछली पकड़ने के बढ़ावा देता है ये इसका लाभ है। कम मात्रा में आती है बिजली, है ना। सस्ता होता है ये, स्थापना के लिए महंगा होता है ये, है ना। अब हम बात करेंगे गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हो सकती है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर हीटर, सौर कूलर, सौर ड्रायर्स, इस तरीके की चीज़ें इनसे मिलती हैं, है ना। जैसे कि ये अटूट होते हैं, महंगा होता है, लेकिन नुकसान ये इसका है, गैर प्रदूषणकारी है लेकिन विचलित स्रोत है जो बर्बाद हो जाता है। अब वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा की बात करें तो देखिए, लाभ की बात करें तो प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाए तो विद्युत उत्पादन में कम लागत आती है, सुरक्षित और साफ होता है। हानि इसका क्या है, ध्वनि प्रदूषण इसका सबसे बड़ा हानि है। फिर पक्षियों के लिए हानिकारक है ये, उससे भी बड़ा जो है प्रॉब्लम है। पवन चक्कियाँ स्थापित करने में महंगी होती हैं, है ना। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ के पास जो है ये इसका यूज़ किया जा सकता है। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, अमेरिका, स्पेन में ये बहुत ही फेमस है, वहाँ पे यूज़ हो। अब बात करें भूतापीय ऊर्जा की तो देखिए, पृथ्वी के भीतरी इलाकों में तापमान बढ़ जाता है इससे। हॉट स्प्रिंग यानी पाक कला स्नान, इसके लिए यूज़ हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा भूताप विद्युत संयंत्र है ना। फिलीपींस, इसके सिवा आइसलैंड, न्यूजीलैंड, मध्य अमेरिका, ये जहाँ यहाँ पे जो है इसका यूज़ बहुत होता है। भारत के मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, ये पुगा लद्दाख में है, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का यूज़ किया जाता है ना। स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूल और हमेशा उपलब्ध होता है ये। नुकसान क्या है, शहरों से दूर स्थित है और बिजली परिवहन के लिए इतना महंगा है ये, है ना। ओके, अब हम ज्वारीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। देखिए, समुद्र खुलने पर बांधों का निर्माण हो सकता है। रूस, फ्रांस, कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार यूएस के फंडी की खाड़ी में आता है, 18 मीटर तक, है ना। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में है ये फंडी की खाड़ी। अब देखिए, भारत में ज्वारीय तरंगे सबसे ज्यादा खंभात की खाड़ी में उठती हैं। देखिए, कच्छ की खाड़ी दलदली क्षेत्र है, इसलिए यहाँ तरंगे कम उठती हैं। ज्वारीय तरंगे क्या होती है, देखिए, ज्वारीय तरंगों में गतिज ऊर्जा होती है, जिससे गतिज ऊर्जा तट पर जाकर के टकराती है। इस ऊर्जा का दोहन करने के लिए तटों पर विद्युत संयंत्रों का उपयोग कर बिजली बनाते हैं, है ना। भारत में भी खंभात की खाड़ी में ज्वारीय तरंग जो है ऊर्जा केंद्र लगाने का प्रयास किया जा रहा है। खंभात की खाड़ी में बहुत अधिक जो है वहाँ पे ज्वार आता है। भारत में सबसे ज़्यादा ज्वारीय तरंगे खंभात की खाड़ी में उठती हैं। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कच्छ की खाड़ी, तो इसे आप ये कभी का कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कच्छ की खाड़ी में। ध्यान रखिए, कच्छ की खाड़ी एक दलदली क्षेत्र है, वहाँ पे ज्वार उतना अधिक नहीं आता है जितना कि खंभात की खाड़ी में आता है। और भारत में सर्वाधिक ज्वारीय तरंगे कहाँ उठती हैं, खंभात की खाड़ी में। ज्वार के समय शक्तिशाली तरंगे उठती हैं जो तट की तरफ चलती हैं, इसे ज्वारीय तरंगे कहते हैं,
है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए क्या लाभ होता है, गैर प्रदूषणकारी है, अटूट है, वन्य जीवन निवास नष्ट कर देता है, दोहन के लिए मुश्किल है ये, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बायोगैस ऊर्जा की बात करें तो मृत पौधों और पशु सामग्री, पशु गोबर और रसोई कचरा, इससे जो है इसे बनाया जाता है। ऊर्जा की बचत और की बचत करता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। कम लागत वाला है ये, संचालित करने में आसान है, जैव कचरों का उपयोग कर लेता है, मतलब गंदगी नहीं फैलने देता है ना, गोबर का भी यूज कर लेता है, कचरों का भी यूज कर ले रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है ये। यहाँ पे एक इसका नुकसान सिर्फ एक ही है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनता है। ओके, इसी के साथ आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो इसका नोट जरूर बनाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा इसको, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।